मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के बीच फिर से करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको बिहार दरोगा मेंस, बिहार ESIPD और जिसमें भी आपको जीके पूछा जाता है उन सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जिसको इनका PDF चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे? ठीक है, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे? S रंगनाथन, ज्ञान प्रकाश, नरहरि राव, TN चतुर्वेदी। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक नरहरि राव थे। ठीक है, अब हम लोग महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1919 के, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंतर्गत भारत में भारत सचिव के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक परीक्षक पद का गठन किया गया था। ठीक है, और इसे भारतीय संविधान जब गठन हुआ तो इस कैग को अनुच्छेद 148 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसके यह त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और यह कैग जो है अपना पद जब छोड़ देता है या यह रिटायर जब हो जाता है तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके हम कार्य के बारे में जान लेते हैं। यह जो है आपको भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, यह जो है देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का यह नियंत्रक होता है। ठीक है, और इसका जो नियंत्रण होता है केंद्र और राज्य दोनों पर होता है। ठीक है, और यह जो है लेखा से संबंधित रिपोर्ट सबसे पहले राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसके बाद किसको? संसद में पेश करता है। और राज्य में देखा जाए तो राज्य में गवर्नर को सौंपता है और गवर्नर उसके बाद विधानसभा में सौंपता है। ठीक है, के जब है लेखा रिपोर्ट की जब जांच कर लेता है उसके बाद ही लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। और लोक लेखा समिति में आपको हमेशा ही विपक्ष के नेता को इसमें अध्यक्ष का पद दिया जाता है। ठीक है, अभी केग कौन है? केग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव महर्षि हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह का विवाद का समाधान कौन करता है? तो मान के चलिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान हो गया और 2 चुनाव चिन्ह किसी एक ही पार्टी को मिल गया तो उसके विवाद का समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका जो विवाद का समाधान कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा चुनाव आयोग करता है या निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। काहे कि जैसे कि बिहार में चुनाव होने वाला है तो मे भी कहीं चुनाव से क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछ दे, तो इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया है। चलिए देख लेते हैं क्या है निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग आपको भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर इसका 329 तक जिक्र है। इसकी जो स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 1950 से लेकर 1989 तक 1989 तक पहले यह 1 सदस्यीय था, फिर उसके बाद यह 3 सदस्यीय यह हो गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, मतलब 6 वर्ष पूर्ण जाए या 65 वर्ष पूर्ण जाए, दोनों में से कोई एक पूर्ण जाए। ठीक है, निर्वाचन आयोग के जो है पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। और द्वितीय चुनाव आयुक्त जो थे सुंदरम थे, KV सुंदरम। आपको प्रथम के साथ साथ द्वितीय भी याद करना है। ठीक है, प्रथम थे सुकुमार सेन और द्वितीय थे सुंदरम। और ये सुंदरम ऐसे निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं जिनका निर्वाचन आयोग में सबसे लंबा कार्यकाल रह चुका है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो निर्वाचन आयोग में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो KV सुंदरम का। ठीक है, अगर हम अभी की बात करें वर्तमान में कौन चुनाव आयुक्त हैं, तो अभी जो चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और 3 होते हैं, तो एक सुनील अरोड़ा हैं और जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 और हैं, अशोक लवासा हैं और सुशील चंद्रा हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ और बातों को हम जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग क्या क्या काम कर सकता है? ठीक है, जो परिसमन आयोग का जो गठन होता है वह निर्वाचन आयोग के अनुसार ही होता है। ठीक है, और यह जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करता है और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। ठीक है, यह निर्वाचन की तिथि का गठन करता है।
ठीक है। यह निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। अगर संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित मामलों का भी जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से ही सलाह लेता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में था। आगे आने वाले समय में और मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में बताता चलूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज के लिए बनाई गई समिति को सजाइए। तो सबसे पहले किस समिति का, उसके बाद किस समिति का, उसके बाद किस समिति का। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको पता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो इसका जो गठन है आपको 1957 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी आपको, ठीक है, नवंबर 1957 में, ठीक है। लेकिन इसकी रिपोर्ट को स्वीकारा कब गया था, तो जनवरी 1958 में, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद आपको अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और अशोक मेहता समिति का गठन आपको दिसंबर 1977 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई, ठीक है। उसके बाद आपको GV.K. राव समिति का गठन किया गया और इसका जो गठन किया गया 1985 में और उसके बाद किया गया आपको थुंगन समिति, ठीक है। थुंगन समिति, उसके बाद थुंगन समिति जिसका गठन किया गया 1988 में, ठीक है। समझ में आ गया। तो कौन क्या क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले बलवंत राय, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV.K. राव समिति और उसके बाद थुंगन समिति। तो पंचायती राज से आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, यह जो पार्क है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में एक और राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा है, मोलिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जिसको हम लोग संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कांगर वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, इंटांकी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। एक छूट रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, ठीक है। देखिए, उस्मानाबादी बकरी की नस्ल है, जमुनापाड़ी बकरी की नस्ल है, मालाबाड़ी बकरी की नस्ल है और हाँ रेड सिंधी, ये जो है रेड सिंधी आपको गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, ठीक है। हाँ पंचायती, ये जो पंचायत वाला था इससे मैं आपको कुछ और आपको बता देता हूँ। देखिए हाँ, पंचायती राज को जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। पंचायती राज से जैसे कि हम लोग जान रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, थुंगन समिति और दो समिति है सिंधवी समिति और गॉडगिल समिति, ये भी आपको पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। आपको पंचायती राज का जिक्र ये अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में कहा गया है और पंचायती राज आपको भाग 9 में पंचायती राज का जिक्र है जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(9) तक इसका जिक्र है, ठीक है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय को रखा गया है। कितनी विषय को रखा गया है, 29 विषय को रखा गया है, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो उसके बाद 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश, ठीक है। और जब आपसे पूछे पंचायती राज का जब बलवंत राय मेहता समिति को लागू किया गया और तो सबसे पहले पंचायती राज का गठन कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। किसने इसका उद्घाटन किसने किया था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू। उसका दूसरा राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब क्वेश्चन हमने देख लिया, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टनकपुर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये जो टनकपुर जल विद्युत परियोजना है यह आपको उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में 2-3 और हैं, जैसे कि धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है और कोटली भेल स्टेज जल विद्युत परियोजना भी यह आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बैरासिविल जल विद्युत परियोजना है, पार्वती जल विद्युत परियोजना है, चमेरा जल विद्युत परियोजना है और सिप्पी जल विद्युत परियोजना है। ये सब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। हम लोग जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है। उड़ी है, दुल्हस्ती है, सेवा है, किशनगंगा है, पकाक दुल है और कीरू है। ये सब जल विद्युत परियोजना आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बेस्ट पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में तीस्ता जल विद्युत परियोजना है, चलिए ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुटका नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो इस राज्य में आपको चुटका के साथ साथ भीमपुर भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, यह आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है।
अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको कावाड़ा का ये आंध्र प्रदेश में आपको कावाड़ा, देख लीजिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आंध्र प्रदेश में आपको कावाड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको काकरपारा है और मीठी वर्डी नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपको नरौड़ा नाभिकीय नरौड़ा, ठीक है, कौन सा है? नरौड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में बिहार से कौन सत्याग्रही शामिल थे? देखिए, ये जो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी साबरमती से शुरू हुई थी, और कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और यह पहुंची कब थी? दांडी पहुंची थी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इसमें टोटल आपको 74 शामिल थे, 74 शामिल थे, और इन्होंने 24 दिन की यात्रा की थी, और कितने किलोमीटर? 390 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी, ठीक है। इसमें सर्वाधिक सत्याग्रही जो थे आपको गुजरात से थे, तो कितने थे? गुजरात से आपको 31 सत्याग्रही थे, और बिहार से मात्र एक थे, तो वह एक कौन थे? गिरिवर चौधरी थे, ठीक है। और ये दुर्गेश चंद्र दास जो थे आपको बंगाल से थे। बिहार से कौन से थे? तो गिरिवर चौधरी थे, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा के दौरान ही इन्होंने जब दांडी पहुंचा तो उन्होंने यह बात कही थी, जो मैं विश्व से मैं इसकी सहानुभूति चाहता हूं, जो इसमें विश्व मेरा सहयोग करे, ठीक है। जब महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था, तो उसके बाद इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था, और जब अब्बास तैयब जी को भी जब जेल में गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और जैसे कि महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी की यात्रा की, उसी प्रकार तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए खिलाफत कमेटी में कौन शामिल नहीं थे? देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था यह प्रथम युद्ध के दौरान ही हो गया था। जब प्रथम युद्ध में के दौरान ब्रिटिशों ने भारतीय मुसलमानों से यह कहा था, मैं जो है तुर्की के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसका उन्होंने उल्लंघन किया और तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। तो इससे भारतीय मुसलमानों में रोष आ गया, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसमें आपको शौकत अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, मोहम्मद अली थे, एक हसरत मोहानी थे, और एक हकीम अली थे, ठीक है। और ये जो हकीम अली जो हैं आपको खिलाफत आंदोलन के विरोध में इनको 1908 में ब्रिटिशों ने हकीम अल उज्जाक की उपाधि दी थी। इसका उन्होंने लौटा दिया, ठीक है। तो इस आंदोलन में जो खिलाफत कमेटी में आपको महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। हालांकि दिल्ली में जब 1919 में खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता आपको महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही इस आंदोलन के दौरान यह कहा था, यह हिंदू और मुस्लिमों का एक ऐसा यह संगठन होगा जो कि 100 वर्षों में ऐसा संगठन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इस आंदोलन को धार्मिक रूप से देश की स्वतंत्रता में नहीं जोड़ना चाहते थे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। भक्ति आंदोलन के पुनर्जन्म में किसका योगदान नहीं था? देखिए, ये शंकराचार्य जो थे भक्ति आंदोलन का उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन पुनर्जन्म में इनका योगदान नहीं था। भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म हुआ था आपको 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस आंदोलन में आपको कबीरदास शामिल थे, गुरु नानक शामिल थे, और तुलसीदास शामिल थे, लेकिन शंकराचार्य शामिल नहीं थे। तो शंकराचार्य ने किस मत का? तो अद्वैतवाद का प्रचारक थे आपको शंकराचार्य थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो मोहम्मद गौरी जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। तो उस समय वहाँ का शासक था मूलदास द्वितीय या भीम द्वितीय। तो इसने अपनी माँ नायिका देवी के सहयोग से माउंट आबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। दूसरी हार जो थी इसकी आपको 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हुई थी, ठीक है। हालांकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, ठीक है। तो पहली हार आपको याद कर लीजिए, मूलदास द्वितीय या भीम द्वितीय से हुआ। दूसरी हार जो है आपको पृथ्वीराज चौहान से हुई, ठीक है।
ये मोहम्मद गौरी जो है आपको 1192 में उत्तर भारत को जीता। और किसके कौन इसका सेनापति था उस समय? तो मोहम्मद बख्तियार बिन खिलजी था। तो इसने आपको बिहार और बंगाल को पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इसी दौरान उसने आपको नालंदा विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर दिया था। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो पुस्तक है आपको तबकात-ए-नासरी है, तबकात-ए-नासरी है, ठीक है। तारीख़-ए-हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख़-ए-हिंद पुस्तक आपको अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, जो कि मोहम्मद गजनी के साथ आया था। रेहाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रेहाला पुस्तक जो है आपको इब्न बतूता के शासनकाल में लिखी गई थी, है इब्न बतूता ने लिखा था। और तारीख़-ए-मुबारक शाही, तारीख़-ए-मुबारक शाही जो है आपको याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कुरान के नियमों के आधार पर कर का निर्धारण किया था? देखिए, इस सुल्तान के बारे में मैं कुछ और बातों को बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे यह सुल्तान कौन था। देखिए, इस सुल्तान ने सबसे पहले 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। 300 नए नगरों का निर्माण किया, ठीक है। अशोक के जो स्तंभ को दिल्ली ले आया, ठीक है ना। इसने दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए और दीवाने खैरात सहायता के लिए, दासों की सहायता के लिए इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इस सुल्तान के शासनकाल में आपको सर्वाधिक दासों की संख्या थी और इस सुल्तान ने ही पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। और इस सुल्तान के शासनकाल में ही 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया गया था और मात्र 4 कर को लगाया गया था। कौन कौन सा? खराज, खुम्स, जकात और जकिया, ठीक है। और इस सुल्तान ने सिंचाई के लिए एक हक़-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था और इस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, ठीक है। और इस सुल्तान ने आपको जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए-शिराक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैं किस सुल्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यह सुल्तान था आपको फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। जो पर्यावरण अनुकूल होता है उसके लिए सरकार ने किस उत्पाद को चिन्हित किया है? तो वह है इको मार्क। कौन सा है? इको मार्क, ठीक है। एग मार्क क्या होता है? एग मार्क कृषि उत्पादों को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। ISI मार्क क्या होता है? तो ISI मार्क जो है आप गोल्ड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। गोल्ड पे भी देख सकते हैं। कोई अगर जैसे कि गैस चूल्हा हो गया, आपको कोई स्टील से संबंधित सामान हो गई, तो ये सब पर क्या होता है? ISI मार्क होता है। वाटर मार्क क्या होता है? वाटर मार्क आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि ये PDF है मेरा, तो इसके PDF के पीछे मेरे चैनल का नाम रहेगा एग्जाम फोबिया, तो वो हो जाएगा वाटर मार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मतलब प्राकृतिक कृषि को किन्होंने खोजा था? तो इन्होंने खोजा, क्या नाम था उनका? मासानोबु फुकुओका। क्या नाम था? मासानोबु फुकुओका, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो दुग्ध क्रांति के जनक थे। MS स्वामीनाथन कौन थे? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। सॉरी, नॉर्मन बोरलॉग जो थे, हाँ नॉर्मन बोरलॉग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे आपको जो विश्व में अर्थव्यवस्था का जनक थे, विश्व में आपको जो था ये हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। वर्गीज कुरियन जो थे आपको दुग्ध क्रांति के जनक थे। चलिए ठीक है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी, लेकिन मिस्टेक को, गलती को सुधारना और गलती को पकड़ना, ये भी एक, अगर आप गलती कर रहे हैं और गलती को पकड़ लिया फिर उसको बता दिए तो ये सही होता है। अब गलत मत पढ़ाइए किसी बच्चे को। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंकाथा किस देश की जनजाति है? इंकाथा यह जो जनजाति है आपको दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। पिग्मीज कहाँ की जनजाति है? तो पिग्मीज है आपको कांगो बेसिन के है, ठीक है। बद्दू कहाँ की जनजाति है? तो बद्दू जो है आपको अरब की है, ठीक है। और ब्राज़ील की कौन सी जनजाति है? तो ब्राज़ील की जनजाति है बोरो। ब्राज़ील की कौन सी जनजाति है? बोरो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा आपको केरल को कहा जाता है, ठीक है।
चलिए देखते हैं पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कौन सा राज्य बना है। तो पूर्वोत्तर परिषद का जो गठन आपको किया गया था 1971 में किया गया था। हालांकि उससे पहले आपको भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्य कर रही थी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग से परिषद का गठन किया गया और यह 1971 में किया गया था। तो 1971 में जब गठन किया गया था उस समय सिक्किम को नहीं शामिल था, लेकिन 1994 में सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया था। 8वां सदस्य कौन था? सिक्किम था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होनी चाहिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है आपको अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, और यह केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय करता है। ठीक है, और इसका जो गठन करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी परिषद बैठक कितनी बार होनी चाहिए? तो इसकी बैठक कम से कम 3 बार होनी चाहिए। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के बारे में की जाती है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो तेलंगाना है। 25वां कौन सा है? तो तेलंगाना है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय में चर्चा अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक है और यह आपको भाग 6 में किया गया है। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन आपको 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया। उसके बाद आपको इलाहाबाद में किया गया। और जब पहली बार आपको जब भारत की आज़ादी के बाद उच्च न्यायालय का गठन आपको सबसे पहले गुवाहाटी में किया गया। कहाँ कब किया गया? तो 1948 में किया गया। ठीक है, तो संविधान में यह भी बात कही गई है जो प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन है, लेकिन अगर कोई दो राज्य आपस में चाहे तो वह भी एक साथ उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो इसके लिए आपको 7वां संविधान संशोधन कहा गया। ठीक है, भारत के किसी भी संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है सिवाय दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है और इसका जो अपना उच्च न्यायालय है यह आपको 1966 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1966 में इसका गठन किया गया। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और हटाते कौन हैं? राष्ट्रपति ही हटाते हैं। ठीक है, इसमें परामर्श जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और आपको राज्यपाल का भी परामर्श आवश्यक है। ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी परामर्श आवश्यक है। ठीक है, तभी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है आपको 262। कौन सा है? अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको सिर्फ इसमें संसद के दोनों सदस्य, संसद के जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। इसमें न विधानसभा के कोई सदस्य शामिल होते हैं, न विधान परिषद के कोई सदस्य शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ही यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपये। ठीक है, और अनुच्छेद 65 के तहत ही यह कहा गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, लेकिन वह भी सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत में अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये आपको वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू है। भारत के मात्र 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके निर्विरोध में कोई उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं खड़े हुए हैं। तो कौन से हुए उपराष्ट्रपति थे? तो सबसे पहले थे आपको राधा कृष्णन, उसके बाद एम हिदायतुल्ला, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। इन तीनों उपराष्ट्रपति जब बने थे तो इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पतरातू ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पतरातू ताप विद्युत केंद्र यह आपको झारखंड में है। ठीक है, गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में अहमदाबाद, उकाई, मुंद्रा, गांधीनगर, धुबरम
और बनाकपड़ी, ये सब कहाँ पे हैं? गुजरात में हैं। ठीक है। कर्नाटक में कौन है? कर्नाटक में आपको रायचूर ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। तेलंगाना में कौन है? तो तेलंगाना में आपको कोठागुदाम ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इसमें हमको महारत्न कंपनी के बारे में पूछा जाता है। तो किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब वह पहले नवरत्न हो। क्या हो? नवरत्न हो। और नवरत्न का दर्जा कौन देता है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग देता है। और यह कब से दे रही है? तो यह 1997 से दे रही है। तो नवरत्न का दर्जा कंपनी सबसे पहले किसी की कंपनी को कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले नवरत्न का दर्जा कंपनी को ऐसे मिलेगा जैसे किसी कंपनी का देश में भी कारोबार हो और विदेश में भी कारोबार हो। ठीक है। और नवरत्न का दर्जा जो प्राप्त कंपनी है 1000 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है वह केंद्र सरकार के बिना परमिशन के कर सकती है। ठीक है। नवरत्न कंपनी जो है 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश सरकार की कोई अनुमति नहीं चाहिए। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी को ही महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। तो महारत्न किसी कंपनी को कैसे दिया जा सकता है? तो महारत्न किसी कंपनी को ऐसे दिया जा सकता है जब वह कंपनी 3 वर्ष में 5000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाई हुई। ठीक है। और साथ ही इन 3 वर्षों में इनका औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का हो तथा इस अवधि में इन कंपनियों का नेट वर्थ भी औसतन 15,000 करोड़ रुपए का हो। तो भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है एनटीपीसी, उसके बाद ओएनजीसी, उसके बाद सेल, उसके बाद आईओसी, उसके बाद सीआईएल, ठीक है, उसके बाद भेल, उसके बाद गेल, उसके बाद बीपीसीएल, उसके बाद एचपीसीएल, उसके बाद पीजीसीआईएल। ठीक है। तो भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। अभी आपको 2018 या 19 में एचपीसीएल और पीजीसीआईएल को दिया गया था। इसमें क्या है? आरआईएल। तो आरआईएल महारत्न कंपनी नहीं है। आरआईएल का पूर्ण क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह जो है महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है बताइए? तो गोपथ ब्राह्मण आपको अथर्ववेद से संबंधित है। किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। तो और जान लेते हैं यजुर्वेद से कौन से संबंधित ब्राह्मण है। ठीक है। यजुर्वेद से आपको शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। ऋग्वेद से कौन सा है? तो ऋग्वेद से आपको ऐतरेय हैं और कौशितिकी हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय हैं और कौशितिकी हैं। ठीक है। सामवेद से कौन से हैं? सामवेद से आपको पंचवीस हैं, तांडेय हैं और जैमिनीय ब्राह्मण हैं। ये सब किससे हैं? सामवेद से हैं। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छुना था? तो यह शासक एक ऐसा शासक था जिसने आपको जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसने बुक्का की मृत्यु के बाद और इस शासक ने ही सबसे पहले आपको उस शासन ग्रहण किया था। ठीक है। तो यह शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय थी। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बातों को और जान लेते हैं। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना जो थी आपको 1336 ईस्वी यानी 14वीं सदी में किया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए। कौन कौन से? संगम, सुलूभ, तुलुभ, अराबिडू। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और अराबिडू वंश की स्थापना तुरुमन ने की थी। देखिए तो समझ में आ गया। तो कृष्णदेव राय जो थे आपको तुलु वंश के ही शासक थे। कृष्णदेव राय ने आपको आंध्र भोज, अभिनव भोज इत्यादि की उपाधि धारण की थी और कृष्णदेव राय के समय में ही इस विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालयाद की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और कृष्णदेव राय ने ही हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण किया था। इनके समय एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगस पायस भी आया था और ठीक है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय का भी वर्णन किया है। ठीक है। तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सिखों के गुरु नहीं हुए? सिखों के कौन गुरु नहीं हुए? गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु बंदा बहादुर, गुरु हर राय। तो कौन इसमें सिख के गुरु नहीं हुए? तो इसमें सिख के गुरु नहीं हुए हैं गुरु बंदा बहादुर।
सिखों के टोटल 10 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, ठीक है। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब ये जो गुरु हरगोविंद है, गुरु हरकिशन है और गुरु हर राय के बारे में जान लेते हैं। तो ये गुरु हरगोविंद जो थे सिखों के छठे गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? छठे नंबर के गुरु थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाया, ठीक है। ये तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में इन्होंने नगारा बजाने की भी व्यवस्था की, ठीक है। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर के किलेबंदी की, अमृतसर की जो राज्य की स्थापना की, अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी उसकी किलेबंदी की थी, ठीक है। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, ठीक है। और अमृतसर में ही अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और अमृतसर की किलेबंदी किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने की थी, ठीक है। ये गुरु हरकिशन जो थे ये आपको सिख धर्म के 8वें गुरु थे और इनकी जो मृत्यु हो गई थी आपको चेचक से हो गई थी। और ये गुरु हरकिशन जो हैं को गुरु पद के बारे में औरंगजेब को जाकर बताना पड़ा था, ठीक है। गुरु हर राय जो थे ये सिख धर्म के किस नंबर के गुरु थे? तो ये 7वें गुरु थे। इनसे दारा सिंह को मिलने के लिए आया था, ठीक है। गुरु बंदा बहादुर जो था इनका मूल नाम लक्ष्मण दास था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नुस्खा जो दिलकुशा पुस्तक है यह बाबर के बारे में था और इस पुस्तक की रचना आपको भीमसेन ने किया था। किसने किया था? भीमसेन ने किया था, ठीक है। अब इनायत खान ने भी एक पुस्तक लिखी थी और इनकी पुस्तक का नाम था शाहजहाँ नामा। क्या नाम था? शाहजहाँ नामा, ठीक है। क्या पुस्तक का नाम था? शाहजहाँ नामा। अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने ही पादशाहनामा नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद, इसने किस पुस्तक को लिखा है? तो निजामुद्दीन अहमद ने आपको तवाक़त अकबरी नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौताकार कौन थे? तो 1916 का जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हुआ था यह आपको लखनऊ में हुआ था और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजुमदार ने की थी, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो समझौता हुआ था तो इस समझौते के समझौताकार आपको बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना था। तो हम लोग को पता है 1916 का जो आपको लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग और उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक हो गए थे। तो उदारवादी और उग्रवादी को एक करने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य भूमिका निभाई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्रांति दूत के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए क्रांति दूत आपको अजीमुल्ला खां को जाना जाता है और यह जो अजीमुल्ला खां थे अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और ये आपको कानपुर में नाना साहब के सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। किसके सचिव के रूप में? तो नाना साहब के सचिव के रूप में काम किया था, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से थे। तात्या टोपे इनको आपको 1857 की क्रांति के दौरान सबसे अंतिम इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी में फांसी। शिवपुरी है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। एनी बेसेंट ने होम रूल की व्याख्या किस पुस्तक में की है? देखिए एनी बेसेंट ने अपने होम रूल की पुस्तक की जो व्याख्या की है आपको कॉमनवेल्थ में की है। देखिए भारत में सबसे पहले अगर पूछे होम रूल की स्थापना किसने की थी तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब किया था? तो अप्रैल 1916 में, ठीक है। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में आपको होम रूल लीग की व्यवस्था की थी, ठीक है। लेकिन होम रूल लीग को भारत में सबसे पहले किसने लाया था? तो भारत में सबसे पहले आपको एनी बेसेंट ने ही लाया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला को। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दक्कन का पठार किस आकार का है? देखिए दक्कन का पठार यह आपको त्रिभुजा आकार का है। किस आकार का है? त्रिभुजा आकार का है, ठीक है। यह जो दक्कन का पठार है यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है आपको भारत का विशालतम पठार है, ठीक है। और यह जो पठार है दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का मुख्य भाग इसी पठार पर स्थित है। और यह पठार जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो यह 8 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है और कौन सा है? तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। तो यह इन 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। दक्कन पठार जो है आपको इसकी जो ऊंचाई है आपको 300 से 900 मीटर के बीच है
यह जो पठार है आपको आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। और इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। कौन कौन सा पठार है? 3 पठार, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। तो यह जो कर्नाटक सबसे अंतिम वाला जो है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार, यह धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ऊंचा पठार आपको कर्नाटक के पठार को ही कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ जैसे कि देख लीजिए, पश्चिमी घाट 6 राज्य से गुजरता है और पूर्वी घाट 5 राज्य से गुजरता है और दक्कन का पठार 8 राज्य से गुजरता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की अगर सबसे पहली चोटी पूछी जाए कौन है तो काराकोरम या K2 है। तो काराकोरम या K2 की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है और यह आपको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, ठीक है। कंचनजंगा 8598 मीटर में है, यह आपको सिक्किम और नेपाल में स्थित है, ठीक है। सिक्किम और नेपाल के बीच अवस्थित है, ठीक है। नंदा देवी, यह आपको भारत में विशुद्ध रूप से उत्तराखंड में स्थित है और इस नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। कितनी है? 7816 मीटर। और यह गुरु शिखर, यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है और यह आपको राजस्थान में स्थित है और इसकी जो है ऊंचाई आपको 1722 मीटर है, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शांत घाटी मौन घाटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो शांत घाटी या मौन घाटी जो है आपको नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी या पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ी पर ही आपको टोडा जनजाति निवास करते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर ही आपको कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। ये जावड़ी की पहाड़ी कहाँ है? तो जावड़ी की पहाड़ी जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जाता है। तो गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में देखिए उत्तरी अमेरिका को शामिल नहीं किया जाता। बाकी भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है और आपको अफ्रीका, ये सब आपको गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका जो है यह शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बमाको किस देश की राजधानी है? ठीक है, बताइए बमाको किस देश की राजधानी है? तो यह जो बमाको है आपको किसकी राजधानी है बताइए? तो माली की राजधानी क्या है? बमाको। माली की राजधानी क्या है? बमाको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काजुल कुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? काजिल कुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो काजिल कुम जो रेगिस्तान है यह आपको उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। तो किस है? उज्बेकिस्तान में है। तो माली बामाको किस देश की राजधानी है? माली की राजधानी है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है आपको ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कितना है? 2900 किलोमीटर का है, ठीक है। और सिंधु नदी 2880 और गंगा 2525, ठीक है। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है और यह जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है और गोदावरी जो है आपको दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो वह क्या हो? दक्षिण की गंगा, तो वह हो जाएगा कावेरी। यहाँ देख लीजिए, ठीक, जब दक्षिण की गंगा पूछ ले तो कावेरी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पे है? तो यह आपको गुवाहाटी में है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है? तो सुभाष चंद्र कलकत्ता में कौन सा आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ठीक है। गोवा में कौन सा है? तो दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको गोवा में है, ठीक है। बेंगलुरु में कौन सा है? तो बेंगलुरु में आपको केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है बताइए?
तो भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपको हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर टोटल 90% जनसंख्या जो है ग्रामीण है। और उसके बाद आता है बिहार। ठीक है, बिहार की आपको 88%, 88% जनसंख्या आपको ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? देखिए, राज्यसभा ने भी भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। तो सबसे पहले जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले थे वह थे इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में राज्यसभा से चुनी गई थी और इन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनी थी। कब? 1966 में। उसके बाद आपको देवगौड़ा थे, जो कि आपको 1996 में थे। ठीक है, उसके बाद आपको I.K. गुजराल, जो कि 1997 से बने। और उसके बाद मनमोहन सिंह, यह आपको 2004 से थे राज्यसभा सांसद, जो कि आपको प्रधानमंत्री संभाले थे। हालांकि मोरारजी देसाई नहीं थे। मोरारजी देसाई जो थे राज्यसभा के सदस्य नहीं थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भारत संभाला था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा की कितने सदस्य संख्या द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो 1/10 सदस्य संख्या द्वारा जो है वापस लिया जा सकता है। जब 1/10 सदस्य वापस साइन कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसे संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, संवैधानिक मतलब संविधान के खिलाफ अगर कोई होता है तो उसी को हम संवैधानिक आपातकाल, तो यह किस में होता है? तो राष्ट्रपति शासन में होता है। जब राज्य जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, राष्ट्रपति शासन को हम लोग संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल तो मान के चलिए भारत पर कोई किसी देश ने आक्रमण कर दिया तब यह होता है राष्ट्रीय। तो इसमें संविधान का तो उल्लंघन हो नहीं रहा है। वित्तीय आपातकाल में भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब होगी, जैसे कि अभी मान के चलिए अभी देश का इकोनॉमी अभी डाउन है, तो अभी सरकार चाहे तो वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। ठीक है, क्या वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद तक लगता है? अनुच्छेद 360, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इनमें कौन सी जमीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल नहीं है? अग्नि ज़मीन से ज़मीन पर, ठीक है, पृथ्वी ज़मीन से ज़मीन पर, और त्रिशूल ज़मीन से हवा पे, अर्श ज़मीन से ज़मीन पर। ठीक है, शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो शेर जो है आपको नीदरलैंड का भी राष्ट्रीय चिन्ह है और आपको नॉर्वे का भी है। ठीक है, भारत का कौन सा है? तो भारत का है आपको अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। बांग्लादेश का कौन सा है? तो बांग्लादेश का आपको वाटर लिली है। ठीक है, बांग्लादेश का कौन सा है? वाटर लिली है। ठीक है, और ईरान का क्या है? ईरान का आपको गुलाब का फूल है। ईरान के साथ साथ यूके का भी आपको राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेसेट किस देश की संसद को कहा जाता है? तो नेसेट जो है आपको इजराइल की संसद को कहा जाता है। ठीक है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। ठीक है, स्पेन की संसद को क्या कहा जाता है? कोर्टेस। ठीक है, ताइवान की संसद को क्या कहा जाता है? तो युआन। ताइवान की संसद को क्या कहा जाता है? तो युआन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? तो इसका जो मुख्यालय है आपको वियना में है। वियना में आपको IAEA का भी मुख्यालय है, IAEA का भी मुख्यालय है। ठीक है, अब हम जेनेवा की बात कर लें तो जेनेवा में आपको WTO का है, WMO का है, WHO का है और ILO का है। इन सब का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, जैसे देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WMO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ILO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इन सब का जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ पे है? जेनेवा में है। और विश्व WIPO का विश्व बौद्धिक संपदा विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी आपको जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। वियना में किसका है? तो IAEA का भी कहाँ पे है? आपको वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका भी कहाँ पे है? वियना में है। रोम में किसका है? तो रोम में जितने भी खाने पीने से संबंधित होगा ये सब कहाँ पे होगा? रोम में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। तो नेट बॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो 6 खिलाड़ी आपको बास्केटबॉल में, सॉरी वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं, आपको वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस तीर्थकर को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो ऋषभदेव को आपको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए टोटल जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं और अंतिम तीर्थकर महावीर है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, ठीक है। प्रसवनाथ 23वें तीर्थकर हैं जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के थे, और प्रसवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है आपको सांप है, ठीक है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, ठीक है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ, तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है आपको श्रावस्ती में हुआ था, ठीक है। शेर शाह के द्वारा किस प्रकार के सिक्के का प्रचलन नहीं किया गया था, तो शेर शाह के द्वारा सोना का सिक्का का प्रचलन किया गया था, चांदी के सिक्के का प्रचलन किया गया था, तांबे का प्रचलन किया गया था, लेकिन शीशे के सिक्के का प्रचलन नहीं किया गया था। तो शीशे का सिक्का का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो शीशे के सिक्के का प्रचलन जो है आपको इसके सातवाहन साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और शेर शाह को पहले शेर खां के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसने चौसा के युद्ध के जीतने के बाद जो है इसने शेर खां से हटा के उपाधि त्याग कर शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा मुगल शासक था जिसने उत्तराधिकार के नियम से नहीं बल्कि तलवार के बल से गद्दी प्राप्त थी, तो वह कौन सा शासक था, तो यह शासक था औरंगजेब। इसने आपको देवराय और धर्मठ यह जो था आपको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कुछ भी अपने शासनकाल में लागू करना चाहता था सबसे पहले वह अपने ऊपर उसको लागू करता था। इसी कारण इसको शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस के किस नेता की यह सोच थी कि वह विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ना चाहती है, तो यह एक ऐसा नेता था जो कि इसने आपको स्वराज पार्टी का गठन आपको इलाहाबाद में 1923 में किया था। और इसने यह बात इसलिए कही थी, जो महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो इस नेता को गुस्सा आ गया और इसने यह बात कही और इसने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर चुनाव लड़ा और अच्छी खासी बहुमत हासिल की। तो यह नेता कौन सा था, तो मोतीलाल नेहरू। और इस नेता ने आपको स्वराज पार्टी का भी गठन किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1923 में। सिडनी रॉलेट का गठन किस वर्ष किया गया था, तो सिडनी रॉलेट का गठन आपको 1917 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1919 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये था करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।